हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पिछली क्लास तक आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका वो, हर एक बात आपको बता दी है मैंने, और उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा दिया है। तो 12th के इस पोर्शन में अगर आपका छूटा हुआ है कुछ तो आप उसे वीडियो में जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वेटेज बहुत ज़्यादा है किसी भी कॉम्पिटिशन में, किसी भी एग्जाम में, स्कूल में, कहीं भी किसी भी एग्जाम में, और क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। और वो जो आप पहले पढ़ के आए हो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन, गॉस थ्योरम, उन्हीं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बहुत इजी पार्ट है और सही से समझेंगे। लेकिन अगर आप बुक की बात करें ना, तो बुक्स में क्या है, शुरुआत में ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पर ज़्यादा उन्होंने प्रेशर डाला, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। मुझे सीक्वेंस सही नहीं लगता, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब हमें समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर हम फोर्स समझेंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ वीडियो अभी आने वाली हैं इनमें सब में मैं मैग्नेटिक फील्ड को तसल्ली से समझाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री की वजह से, जैसे आपने रिंग की वजह से, आर्क की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड को समझने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक नया नाम आया आपके लिए, वैसे 10th क्लास में भी सुना था हमने थोड़ा सा। पहले ही समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्टेशनरी चार्ज के चारों तरफ वो फील्ड था जिससे वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। पढ़ा था ना हमने कि जिससे वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अब एक चार्ज अगर मूवेबल हो, मोशन में आ जाए, तो क्या कोई फील्ड पैदा कर सकता है? तो इसका डाउट सबसे पहले ऑरस्टेड को आया। 10th क्लास में हमने सुनी थी ये बात। ऑरस्टेड ने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है इतना, ठीक है, और इसमें करंट जा रहा है ऐसे, और यहाँ एक बैटरी लगी है। स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ अगर नीडल रखी है, मैग्नेटिक नीडल, उनमें डिफ्लेक्शन आता है बच्चों। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन आता है। अब हम सोचें कि यार ये किस वजह से, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? तो हम पढ़ चुके हैं करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल वायर की वजह से तो नहीं हो सकता ये, है ना। न्यूट्रल वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे भी नीडल से इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो मैग्नेटिक मतलब कोई नया फील्ड है, तो इस नए मैग्नेटिक फील्ड को अब ये मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए। अच्छा, ये बात पता लगी कि जो वायर है, समझ रहे हो, जो वायर है अगर हम उसे लॉन्ग वायर ऐसे रखा है, तो जो नीडल है ना, अगर मैं इस छोटे से लूप में रखूं तो वो सारी नीडल अपने आप को ऐसे एक सर्कल की फॉर्म, मतलब सर्कल के अलॉन्ग ऐसे ऐसे कर रही है, मतलब अलाइन कर लेती है अपने आप को। छोटी छोटी नीडल रखें तो सर्कल की फॉर्म में रख लेती हैं, ऐसे बना लेती हैं। तो इसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो लूप की फॉर्म में है, मतलब उसकी डायरेक्शन लूप की फॉर्म में है। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे हो जाती थी नीडल, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लूप की फॉर्म में भी है। तो ऑरस्टेड ने इतनी बात बता दी कि देखो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम ये सोचा गया कि यार करंट कैरिंग वायर, तो करंट आने से चार्ज चलता है ना, तो चार्ज के मोशन आने की वजह से फील्ड पैदा हुआ। तो अब हमें ये बात पता लग गई इतनी से। अब वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे, ये नहीं बताया ऑरस्टेड ने, लेकिन यहां तक ये बात पता लग चुकी, अ फील्ड ड्यू टू अ मूवेबल चार्ज। ठीक है, अगर मूवेबल चार्ज है तो उसकी वजह से एक फील्ड पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है बच्चों, बी वेक्टर होता है। इसके और भी नाम है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी इसका नाम, एक नाम है इसका मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा नाम है इसका फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, ये 3 नाम हो गए इसका, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स डेंसिटी, 3 नाम से इसे जाना जाता है। अब देखो, अब अगर हम इसे समझे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर है, एसआई यूनिट इसकी टेस्ला। ठीक है, टेस्ला है, कैपिटल टी से इसे डिनोट करते हैं, निकोला टेस्ला के नाम पे है ये। और सीजीएस यूनिट इसकी, सीजीएस यूनिट इसकी गॉस है। ठीक है, कैपिटल जी, और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, एक और यूनिट है एमकेएस यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 1 टेस्ला। ठीक है, हमारे अर्थ की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें शील्ड करता है बाहर की चीज़ों से, सन की जो रेडिएशन है
उसकी वैल्यू होती है लगभग बच्चों 10⁻⁻5 टेस्ला के आसपास। हमें ही फील होता है हमारी मतलब सराउंडिंग में, हमारी अर्थ की सराउंडिंग में इतना मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन मतलब ये पॉइंट हमें पता लगा कि किसी भी मूवेबल चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टेशनरी होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। अब ये फील्ड अगर यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन पे, तो ये तो फ्रेम डिपेंडेंट हो गया। यानी कि ये स्पेशल मैग्नेटिक फील्ड की खास बात है कि ये एक तो नॉन कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। दूसरा ये फील्ड ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, ठीक है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट भी हो गया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा नहीं था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी चार्ज की वजह से बस होता है, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये बात पता लग रही है कि भाई मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो वायर के अंदर तो बहुत सारे, मतलब जैसे अगर ये वायर है, करंट कैरिंग वायर, तो इसमें तो चार्ज ही चार्ज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमें यहाँ क्या किया गया, एक छोटे से सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का तरीका पता लगा। ठीक है, जिससे हमने छोटे से सेगमेंट से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करके हम पूरे वायर की वजह से पता कर लेंगे, अलग अलग शेप की वजह से, रिंग की, सोलेनॉइड, अलग अलग शेप है, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग। तो सबसे पहले अभी हमारे जरूरत थी ऑरस्टेड की थ्योरी के बाद कि कोई हमें थ्योरी बताए, कोई ऐसा कंसेप्ट आए, कोई फॉर्मूला आए जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर पाए किसी मतलब करंट कैरिंग वायर की वजह से, एलिमेंट की वजह से। ठीक है, तो देखो उसके लिए हमें मदद की बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ। बच्चों ये लॉ क्या करता है, किसी एक छोटे से एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। छोटा सा एलिमेंट, जैसे ये पूरा वायर है, ठीक है, इस वायर में इतना सा एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है बच्चों, इसकी लेंथ मान ली DL ऐसे, और सर वेक्टर क्यों बनाया, सीधे वायर की वजह से पता लगता है, स्मॉल स्ट्रेट वायर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ना, इसके साथ थोड़ी सी अलग बातें हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था ना सीधे सीधे, ऐसा नहीं है यहाँ। जैसे इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जहाँ ये एलिमेंट है इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट यहाँ है, और उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R। इस वायर में करंट है I, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, IDL को भी एक वेक्टर मान लेते हैं, पूरी ये भी एक क्वांटिटी मान रखी है, इसको बोलते हैं करंट लेंथ एलिमेंट, करंट लेंथ एलिमेंट, ठीक है, इसको भी एलिमेंट मान रखा है। और इसकी लेंथ किधर मान, डायरेक्शन क्या है, इधर। पोजीशन वेक्टर, इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा DB, मतलब छोटा एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा होगा। तो बायो-सैवर्ट ने बताया कि ये डिपेंड करता है बच्चों DL लेंथ पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है करंट पे, ये प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ दिस एंगल, मतलब एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है इस पे डिपेंड करता है, और प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट की यहाँ से एलिमेंट से, उसकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है भाई ये तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, मतलब इन सबको कंबाइंड करें तो देखो IDL साइन थीटा अपॉन R²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको लिखूं DB, प्रोपोर्शनलिटी का साइन IDL साइन थीटा अपॉन R², इतना आ गया। तो ये बायो-सैवर्ट लॉ है। अगर आप इसे स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ DL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, करंट ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपको डेफिनेशन में लिखना है स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। के क्या है, तो याद करो गॉस थ्योरम में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ कह दो इसमें ग्रेविटेशन में, और कूलम्स लॉ कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अलग अलग वैल्यू आ रहा था ना। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में G आया था कैपिटल G, कूलम्स लॉ में क्या आया था 1/4πε0। यहाँ भी कुछ आएगा,
तो वेयर के इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये देखो बच्चों म्यू नॉट, ठीक है, नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, के कांस्टेंट है ये। और म्यू नॉट को अभी बताऊंगा मैं, म्यू नॉट होता है बच्चों 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू, ठीक है, समझाया। ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम, ठीक है। अगर कोई और मीडियम हुआ तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब dB लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये dB लिखा जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो यहां तक बोलो, बताओ बच्चों, है डाउट किसी को यहां तक? इतना आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बच्चों dV आ गया, ये देखो अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं हम, तो dB वेक्टर इक्वल टू, सर वेक्टर में क्यों लिख रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए इसको। जैसे इलेक्ट्रोसाइट्स में तुमने IJ के मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स में, यहाँ कैसे। तो देखो बच्चों, इसको आपने लेंथ DL वेक्टर, ये आपने वेक्टर माना, है ना, पोजीशन एक वेक्टर है, तो कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू क्रॉस आर। ये क्या बात है, देखो बच्चों समझा रहा हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर में, ठीक है। कैसे बना होगा ये, देखो अगर मैं इसको उल्टा चलता हूँ, खोलते हैं इसको वेक्टर को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, है ना, मोड ऑफ डी एल, ए क्रॉस बी जानते हो ना सब भाई, ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, मानते हो ना। तो साइन थीटा और इंटू एन कैप अपॉन आर क्यूब। अच्छा आर भी तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है ना, सोचो बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है। तो देखो यहां से क्या बचेगा, सॉरी आर क्यूब, तो आर क्या वही नहीं आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन साइन थीटा एन कैप। इतने तरीके से आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो उसको बेटर तरीका एक ये भी होता है, स्टैंडर्ड तरीका, ठीक है। मतलब इसको क्या बोला था मैंने, कंबाइंड पूरी वैल्यू को करंट लेंथ एलिमेंट, ठीक है, करंट लेंथ एलिमेंट हुआ और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर आता है प्लेन के, यानी कि इस वायर की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, मैंने क्या बताया था, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया था और स्टर्न ने ऑब्जर्व किया था। तो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस चैप्टर में इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन भी जरूरत पड़ती है, तो इसे इनवर्ड को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और आउटवर्ड को ऐसे क्रॉस बनाया और सर्कल बना दिया इनवर्ड के लिए, और आउटवर्ड को ऐसे दिखाते हैं। ये कैसे, जैसे अगर आपकी तरफ पेन किया जाए, आप पेन को देखो ऐसे, तो आपको नॉब दिखाई सर्कल, तो कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही हो तो आउटवर्ड, और जब पीछे से देखेंगे पेन को तो कैसे क्रॉस वगैरह दिख सकता है ना, तो ये इनवर्ड। तो फिलहाल इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। कैसे डिटरमाइन करेंगे डायरेक्शन अभी सिखाता हूँ, ये तो मैंने लिख दिया ऐसे ही, अभी सिखा रहा हूँ। ये एन कैप बताएगा डायरेक्शन को। तो देखो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं हम एन कैप, वेयर एन कैप इज द, और यार डायरेक्शन ऑफ डी बी वेक्टर, ठीक है। और इसे फाइंड किया जाता है बच्चों राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इसको राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं, ठीक है। समझाया बच्चों। देखो अब इसे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, आप नोट करिए कैसे पता करेंगे डायरेक्शन, ये थोड़ी देर की बात है पहले से। अब सोचो ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से है बच्चों, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ये इतने छोटे छोटे एलिमेंट, उनकी वजह से फाइंड करना हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड
ये हो जाएगा बच्चों, बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, चाहे वेक्टर में कर दो चाहे स्केलर में, डायरेक्शन अगर आप लिख रहे हो तो। ठीक है, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब देखो बच्चों, सबसे पहला यहाँ कुछ चीज़ें समझनी है आपको कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, स्टेशनरी चार्ज की वजह से होता था कि पोजीशन फाइंड कर लिया आपने, यहाँ क्या है मोशन की वजह से है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज यहाँ है तो सीधे रेडियली डिपेंड बताता था, या तो दूर जा रहा होता था पास, लेकिन ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक तो डिफरेंस ये आ गया। दूसरा, जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है सिमिलैरिटी भी है कुछ, तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, वो यहाँ पे भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये प्रॉपर्टी हुई। अच्छा, दोनों चार्ज डिपेंडेंट है, लेकिन ये वेक्टर डिपेंडेंट है, वेक्टर क्वांटिटीज़ पे, वो केवल स्केलर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो ये बहुत सारी सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंस है, और दोनों मीडियम डिपेंडेंट है, ध्यान देने वाली बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम पे डिपेंड करता था और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, लेकिन एक कंजर्वेटिव फील्ड है, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो बच्चों, अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करने जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे फाइंड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। सबसे अच्छा है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, यह है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये सिखा रहा हूं बच्चों। पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बताऊं आपको मैं, कि डायरेक्शन को लेके ना हम बहुत सारे कंफ्यूजन में जीते हैं, तो पहले वो सीखेंगे। जैसे आप जब कैमरा देख रहे हो तो आप सामने की तरफ देख रहे हो, बोर्ड की तरफ, आप इसको मानो कि ये नॉर्थ है सामने। ठीक है, तो अगर आप इंडिया में देख रहे हैं तो इंडिया में नॉर्थ में कौन है, कश्मीर, और वर्ल्ड के हिसाब से नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है जी, अर्थ का, मतलब अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखें, आप किसी और कंट्री में देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आप देख रहे होंगे किसी और कंट्री से भी जैसे सामने क्या है, नॉर्थ है, तो इंडिया के हिसाब से कश्मीर आगे। अब चेन्नई किधर होगा, साउथ में, तो साउथ किधर हुआ आपके पीछे, है ना। जब हम कॉपी बनाते हैं नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो मतलब इसी ऐसे कॉपी बोर्ड ऐसे देख रहे हो तो नॉर्थ ऊपर ऐसा नहीं होता, तो मतलब सामने होगा। तो अगर वैसे डायरेक्शन देखें हॉरिजॉन्टल में बनाना हो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अगर कॉपी ऐसे रखेंगे तो इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट, और सामने नॉर्थ, पीछे साउथ। अब इसमें दिख रहा है कि ऊपर है नॉर्थ ना, बोर्ड को हॉरिजॉन्टली सोचो अगर ग्राउंड के हिसाब से सोच रहे हो। ठीक है, फिर अगर कभी आपको लेफ्ट या राइट बनाना हो तो आप ऐसे बना देते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है। अगर आपको कोई चीज़ इनवर्ट बनानी, और जैसे मान लो ये एक तीर है, ये एरो है, ठीक है, ये जिसकी तरफ आ रहा होगा बच्चों, इस आदमी को क्या दिख रहा होगा बताओ। सर मौत दिखाई दे रही होगी, मौत नहीं, मतलब इसको एक एरो ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ये वाला क्रॉस सेक्शन, तो इसका मतलब इसकी तरफ आ रहा है कोई चीज़, और यहाँ से क्या दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा। तो अगर कोई चीज़ ऐसे आ रही है तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इनवर्ड। ठीक है, मतलब अपनी कॉपी को पेन, मतलब पेन को कॉपी पे ऐसे रखो, तो क्या बोलोगे उसे, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इनवर्ड। एक बच्चा बोले सर डाउनवर्ड, ना डाउनवर्ड बोलना सही वर्ड नहीं है। डाउनवर्ड आप अगर कॉपी ऐसे रखी और ऐसे, तब डाउनवर्ड तो नहीं बोल पाओगे, तो इनवर्ड एक सही वर्ड होता है, इनवर्ड बोलना चाहिए। ठीक है, अच्छा पेन को उल्टा करो, जिधर से लिखते हैं उसको पेन को ऊपर कर लो, तो आउटवर्ड आ रहा है ना। तो अब देख के ग्राउंड के हिसाब से अपवर्ड भी बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ आउटवर्ड सही वर्ड है। ठीक है, तो आउटवर्ड मानेंगे। ठीक है, समझाए बात बच्चों, मतलब जैसे कोई चीज़ बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है तो उसे आउटवर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है। अब देखो, जैसे देखो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको देखनी है किसी वायर की वजह से, तो यहाँ पे दो बातें होती हैं, दो तरीका है। एक तो राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो आप, और एक स्क्रू रूल। ठीक है, उससे भी राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं, स्क्रू रूल। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ऐसे हाथ को अगर हम देखें, देखो राइट हैंड थंब रूल मतलब सीधा हाथ है, और इसको ऐसे करो, तो इसका फोटो बना रहा हूँ मैं, डायग्राम बना रहा हूँ।
देखो भाई कुछ ऐसा बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, सॉरी करंट की डायरेक्शन होगी। और ये जो फिंगर होती हैं मतलब जैसे मुड़ी हुई हैं, वो सेंस जो होगा रोटेशन का वो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस होगा, ठीक है। और ऐसे आपने देखा जैसे पेच होता है, स्क्रू बोलते हैं जिसको, वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। और अगर इसको आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये अंदर की तरफ जाता है ना। और अगर आप इस पेचकस से इस पेच को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो ऐसे, तो ये बाहर आता है, पता है ना ये बात। तो इसका मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाने जा रहे हैं हम। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो देखो बच्चों, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो, फिंगर पॉइंट की तरफ करो, तो करंट ऐसे बाहर की तरफ आएगा, नहीं आएगा, ऐसे आ रहा है ना। तो देखो, सॉरी करंट नहीं, करंट वायर के लॉन्ग अंगूठा रखना है करंट के लॉन्ग, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड आएगा। तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और यहाँ पे पॉइंट हो तो देखो ऐसे इनवर्ड, तो इनवर्ड होगा। और वैसे भी सोचो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे रोटेट करेगा, मतलब सर्कुलर लूप बनाएगा ना, तो ऐसे बाहर आएगा, फिर अंदर इधर से एंटर करेगा, इधर से बाहर निकलेगा। कोई वायर होता है ना जैसे, तो वायर मान लो ऐसे है ये, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लूप की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जैसे ये वायर है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो अंगूठा इसके लॉन्ग करो। क्या और भी तरीका हो सकता है अंगूठा करने का इसके लॉन्ग? नहीं, अंगूठा तो एक ही यूनिक डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे देखो। तो ये पॉइंट इधर है, तो इधर देखते हैं ऐसे, तो इनवर्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड हुआ, और इनवर्ड डायरेक्शन में इधर वो पॉइंट तो आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड का यही है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, अगर कहीं पे भी पॉइंट लिया जाए, अब जैसे मैं तुम्हें कोई तरीका बताऊं, मैं बोलूं, अब जैसे अगर ये बात तुम्हें समझ में आई है, इसको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें कहूं कि एक वायर नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, उस वायर के नीचे एक पॉइंट है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ यानी कि हमने सामने क्लास में इसको नॉर्थ माना है, पीछे साउथ माना है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है वायर में करंट ऐसे, उसके नीचे पॉइंट है। तो देखो वायर ऐसे हो गया, अंगूठा ऐसे, पॉइंट नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? इधर की तरफ। और इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, ठीक है। बिल्कुल ऐसी मैं कहूँ कि एक वायर में वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, हॉरिजॉन्टल वायर है, तो हॉरिजॉन्टल वायर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट है, ऐसे जा रहा होगा, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट। उस वायर के हॉरिजॉन्टल प्लेन में साउथ की तरफ पॉइंट है एक, ध्यान से सुनना इन बातों को, ये बड़े विजुलाइज करने होते हैं। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, उस वायर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट प्लेन में साउथ की तरफ एक पॉइंट है, यानी कि साउथ पीछे हुआ, तो इधर नॉर्थ है, तो ऐसे देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोलेंगे इसको, ठीक है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करें। एक वायर में करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हॉरिजॉन्टल वायर है ऐसे, उस वायर के नॉर्थ में एक पॉइंट है, तो सामने हुआ, तो क्या करोगे बच्चों? ऐसे, और अंगूठे से किया तो डाउनवर्ड, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और। एक वर्टिकल वायर है जिसमें करंट आसमान की तरफ जा रहा है, ठीक है। उस वायर के वेस्ट में एक पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो इमेजिन करो एक वर्टिकल वायर ऐसे हुआ, उसके वेस्ट में, वेस्ट हम राइट में लेफ्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे किया, देखो ये अंगूठा इधर बाहर की तरफ आ रहा है ना, मतलब सॉरी अंगूठा तो ऊपर, उंगली ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो टेंजेंट ऐसे जाएगी, समझ रहे हो बच्चों? तो वो टेंजेंट किधर जाएगी? साउथ में, तो साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये डायरेक्शन मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वजह की डायरेक्शन बताई आपको। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? बायो-सैवर्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है, कुछ और कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पे, ये जो होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी वायर की वजह से म्यू नॉट IDL ऐसे होता है ना, और साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, मतलब वेक्टर हटाओ थोड़ी देर, ठीक है, ऐसे एन कैप लगा देते हैं। चलो अगर वेक्टर ही मानना है तो एन कैप लगा दें। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब ये एलिमेंट है, अगर मान लो कई बार ऐसे हो रहा होगा बच्चों, कोई चार्ज जा रहा होगा, जैसे चार्ज जा रहा है किसी स्पीड से, और यहाँ एक पॉइंट है, एंगल थीटा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है,
मतलब तो करंट कैरिंग वायर माना, तो करंट कैरिंग में भी तो चार्ज ही चलता है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करते हैं, तो हमने उसकी बजाय ये चार्ज ही मान लिया। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है पॉइंट पी पे। तो देखो सोचो बच्चों, यहाँ तो करंट है, तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो म्यू नॉट आई की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू बाय डेल्टा टी। वही सोचो यहाँ से छोटी सी डिस्टेंस डेल्टा टी ट्रैवल कर गया ये, ठीक है, इंटू डी एल साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर एन कैप, ठीक है, डी एल बाई डी थीटा, डी एल बाई डी टी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डी बी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। समझा बच्चों? इस तरीके से ये एन कैप भी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं? तो ये बन सकता है। और अगर आप इसे पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी उसमें लिखना चाहते हो, ठीक है, तो उसे कैसे लिख सकते हैं, डी बी इक्वल टू बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में बन सकता है ये। अब एक बात और, अगर ये पॉइंट आपका चलते 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 इसके सामने आ जाए यहाँ पे, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो चार्ज ऐसे जा रहा है, थीटा 0, तो साइन 0 होने पे 0, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0। तो कभी भी मान लो ये तो चार्ज के सामने आया पॉइंट, मान लो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और उसके सामने पॉइंट आ गया कोई, तो पूछा जा रहा है इस वायर की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो 0। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर इसी लाइन में आ गया, थीटा 0 हो गया, यहाँ घटते 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 सामने आ गया, ठीक है। तो ध्यान देना है कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक, जब एंगल 0 होगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में करेंगे स्ट्रेट वायर की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये एक डेरिवेशन सा है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। फिर ऐसे ही कॉइल लेंगे, ऐसे अलग अलग शेप लेंगे, ठीक है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक वायर है, क्वेश्चन ये, मतलब ये डेरिवेशन भी स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर डिस्टेंस है, और ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रोसाइट्स में भी कराए थे, अल्फा बीटा, ठीक है, ये डिस्टेंस है। समझा बच्चों? इसको किसी और कलर से बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखो, आर डिस्टेंस है, ये करंट आई है, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको। समझा बच्चों? देखो, अगर मान लो आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो आपके पास कोई अभी तक कुछ क्या सीखा है, केवल इस चैप्टर मैंने आपको केवल बाय-सेवर्ट लॉ पता है। तो क्या करना है, यहाँ एक एलिमेंट लो बच्चों, ठीक है, कहाँ, यहाँ पे, ठीक है, डीएल लेंथ का, मान सकते हैं, डीएल लेंथ का एक करंट एलिमेंट लेते हैं। तो करंट तो ऑब्वियसली इसमें यही होगा, ऐसे होगा, ये इसकी लेंथ भी इधर की तरफ होगी, करंट आई मान ही रखा है हमने, और इस पॉइंट पे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं पहले। तो डायरेक्शन, अच्छा हाँ, एक बात और है, हम इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर पोजिशन से आता था बहुत सारे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिल्कुल वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर सम है, सुपर पोजिशन से आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ जो करंट कैरिंग वायर है, ऐसे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, और बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो डी बी आउटवर्ड मान लिया बच्चों, ठीक है। समझाए बात? जैसे वहाँ तो इलेक्ट्रोसाइट्स में क्या होता था, एक कंपोनेंट ऐसे आता था, एक एक्स एक वाई, यहाँ थोड़ा आसान है, यहाँ एक ही कंपोनेंट आएगा। अब देखो इस, अगर ये देखो, ये यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया ऐसे, और ये बहुत छोटी सी लेंथ है ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, डी फाई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, फाई। समझ रहे हो बच्चों? ये आर, ये डिस्टेंस कितनी होगी,
इसको पता करते हैं। मैंने इसको लिख लिया एल, ठीक है। तो फाई प्लस डी फाई मतलब नेग्लिजिबल स्मॉल वैल्यू है। अब हमें देखो एक बात सोचो, ये फाई, ये 90, ये 90 माइनस फाई, और ये होगा 90 प्लस फाई। हमें इसकी क्या जरूरत है? ध्यान से देखो, जब आपने एलिमेंट ऐसे लिया था, जब गॉस थ्योरम, ये सॉरी बॉयस-सैवर्ट पढ़ा था, तो ये थीटा लिया था ना पोजीशन वेक्टर और करंट वेक्टर के बीच में, डीएल वेक्टर के बीच में, है ना। अगर ऐसे ही ये डीएल वेक्टर है, ठीक है, और ये पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ये है बच्चों, और इधर पोजीशन मतलब ये है पोजीशन, मतलब इस पॉइंट पे पता करना है, तो पोजीशन वेक्टर इधर आ रहा है, तो इनके बीच का एंगल देखना है। तो एंगल ये होगा, ये 90 प्लस फाइव, थीटा जो ये थीटा होता है ना, ये 90 प्लस फाइव है इस डायग्राम में, समझ रहे हो भाई। इसमें लेंथ में और पोजीशन वेक्टर में एंगल देखना है, और इसको ओरिजिन मानते हैं, तो ये ओरिजिन है, ठीक है। देखो, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड है, ठीक है। अच्छा, जितने भी एलिमेंट लोगे तुम ऐसे ऐसे, सब की वजह से आउटवर्ड होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक एलिमेंट का फाइंड करके जोड़ देंगे हम, ठीक है। कंपोनेंट भी लेने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता था, इधर की तरफ आया, फिर उसके दो कंपोनेंट तोड़ते थे, ऐसा कुछ। ये तो सीधा बाहर आ रहे हैं, तो सारे कंपोनेंट आउटवर्ड होंगे इस साइड में, उसमें इनवर्ड होंगे, हमें तो इस साइड पता करना है। तो इस पॉइंट पे सारे जितने भी एलिमेंट है सबके आउटवर्ड कंपोनेंट तो सिंपली जोड़ दो, ठीक है। और जोड़ने का नाम क्या है यहाँ, इंटीग्रेशन, जैसा हमने लिखा भी था वहां पे डी, तो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला बच्चों। लेकिन यहाँ थीटा आर सब बदल गया, यहाँ आर कौन सी डिस्टेंस है, ये, ठीक है। तो देखो ये बेस है आर। अब मैं यहाँ एक ट्रायंगल बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, फाई, ये आर डैश कर देता हूँ, तो कॉस फाई आर बाई आर डैश होगा ना। तो आर डैश कितना आ गया बताना जरा, आर बाई आर डैश है, तो आर डैश हो जाएगा आर बाई कॉस फाई, और कॉस फाई को क्या लिख सकते हैं, सेक फाई। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये वाली, ये हो जाएगी आर सेक फाई, ठीक है, आर सेक फाई, ठीक। तो डिस्टेंस की जगह मैंने लिखा आर स्क्वायर, लिखना था ना, आर सेक फाई का स्क्वायर, ठीक है। डीएल क्या होगा डीएल को देखते हैं अभी। यहाँ थीटा कितना होगा, तो हमने क्या पढ़ा है, ये एंगल लेना है, तो 90 प्लस फाइव, ठीक है। अब मुद्दा है कि ये डीएल कितना होगा। तो अगर देखो, अगर ये आर्क होती, सेमी सर्कुलर आर्क, मतलब ऐसे सर्कुलर आर्क का टुकड़ा होता है, तो आर डी फाइव लिखा जाता है। लेकिन ये ना एक ऐसे सेक्टर की तरह है बच्चों, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं देखो हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा कुछ है, ऐसा, तो इसमें डीएल हम ऐसे, इसमें और इस आर्क में दोनों में अंतर है। देखो ये सारी एक जैसी बन रही है, ऐसे इस आर्क में और इस आर्क में अंतर नहीं है। देखो ये तो ट्रायंगुलर टाइप है कुछ, और ये सर्कुलर पार्ट का हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, इसका जो सबसे की पॉइंट है इस डेरिवेशन का, वो बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसमें tan फाई इक्वल टू एल बाय आर लिख सकते हैं। तो L इक्वल टू कितना होगा, आर tan फाई, मानते बच्चों। मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं फाई के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे एंगल L बदल रहा है तो फाई भी बढ़ता जा रहा है। तो फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो आर tan फाई का होता है बच्चों सेक स्क्वायर फाई, तो डीएल हो जाएगा आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो देखो म्यू नॉट आई डीएल की जगह आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, इनटू, देखो डीएल की जगह रखा है मैंने ये, और साइन 90 प्लस फाई क्या होता है बच्चों, कोस फाई, ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो देखो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट गया, आर से एक आर कट जाएगा यहाँ, ठीक है, क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, आर कॉस फाई डी फाई, ठीक है, ठीक है बच्चों, और इतना बचा, ठीक है। अब देखो
ये म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, जो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे डी फाई। देखो बच्चों, सबसे पहला एलिमेंट आपने इस ऐसे इंटीग्रेशन देख रहे हो, सबसे देखो पूरे वायर को कवर करना है ऐसे 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 ऐसे, सबसे पहला एलिमेंट कहाँ होगा? यहाँ पे, ठीक है, होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे लिमिट कितनी होगी बच्चों फाई की, बोलो? माइनस बीटा ना, और यहाँ पे कितनी होगी? प्लस बीटा। तो देखो माइनस बीटा से प्लस बीटा, सॉरी प्लस अल्फा, सॉरी ये अल्फा है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस अल्फा। तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr कोस फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है? बोलो बच्चों? साइन फाई है ना, और माइनस बीटा और अल्फा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, पहले अल्फा रखेंगे साइन अल्फा और माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा, ठीक है। माइनस यहाँ जाएगा, तो देखो अब बच्चों मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, b इक्वल टू आ जाएगा, मतलब माइनस बाहर आ गया तो प्लस, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों फाइनल आंसर को? b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्योंकि साइन में ना जो अंदर माइनस होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रोसाइट्स में भी आया था, एक कंपोनेंट ऐसे आया था, एक ऐसे आया था वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ये आया था, है ना, वर्टिकल वाला कोस बीटा माइनस कोस अल्फा था, अगर याद हो आपको। अच्छा, म्यू नॉट परमिएबिलिटी, ठीक है, मीडियम की, 4π करंट, आर डिस्टेंस, अल्फा बीटा क्या है? एंगल है, ठीक है। अब ये डेरिवेशन आपने नोट किए, मतलब बनाया, नोट करो इसको। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब इस डायग्राम को साफ सुथरा बनाते हैं। जैसे ये करंट है, ये पॉइंट है, आर डिस्टेंस है, ये अल्फा है, ठीक है, और ये बीटा है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी आई? b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है बच्चों, ये आ गई। क्लियर? अगर बच्चों लॉन्ग वायर हो जाए, लॉन्ग वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉन्ग वायर का होता है कि इसका एंड जो है ये बढ़ता जाए इन्फिनिटी की तरफ, और ये वाला भी, ठीक है। तो लॉन्ग मतलब अल्फा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कितना बढ़ सकता है? तो मतलब हम 90 मानते हैं। क्यों सर? भाई सोचो, आप 80 मान सकते हैं, 85, 88, 89.9, 89.999, तो 90 के आसपास नहीं होगा। जब किसी ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं नीचे, तो ऐसा लगता है भाई कितनी ऊंची है, गर्दन ऐसे हो जाती है ना 90 पे। तो बिल्कुल ऐसे इधर भी 90 है ना। तो लॉन्ग वायर के लिए, लॉन्ग वायर को क्या बोलते हैं बच्चों? इनफाइनाइट वायर, है ना, इनफाइनाइट लेंथ। तो अल्फा बीटा दोनों क्या हो जाएंगे? π/2, ठीक है। तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होगा? साइन 180, साइन 91, साइन 91, तो 1 + 1 2, तो b कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr 1 + 1 2 हो जाएगा। समझ रहे बच्चों? साइन π/2 प्लस साइन π/2, ठीक है। और साइन 90 होता है 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। तो म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन 4πr। क्लियर है? देखो बच्चों, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो लॉन्ग वायर के लिए फॉर्मूला आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एंड ऑफ लॉन्ग वायर। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड बताऊं, तो जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लूप की फॉर्म में होता है बच्चों। डायरेक्शन, कहीं पे भी आप डायरेक्शन देख सकते हो वायर के चारों तरफ ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस के साथ इसका ग्राफ बनाऊं वायर का, तो देखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो हाइपरबोला बनता है बच्चों। तो मैं कहूँ वायर के ऊपर पॉइंट ले लिया मैंने ऐसे, तो r 0 हो जाएगा। तो r 0 करने पे b कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। तो लॉन्ग वायर के अगर सरफेस पे पॉइंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद दूसरा केस, एंड ऑफ लॉन्ग वायर।
एंड ऑफ लॉन्ग वायर। ये क्या होता है, कुछ किताब वाले इसको सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं। मतलब वैसे इसको सेमी इनफाइनाइट बोलना बच्चों थोड़ी बदतमीजी सी है ना, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब ऐसे सोचो, ठीक है, ये एंगल 90, करंट आई, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा ना बच्चों। अब इस डायग्राम को स्टैंडर्ड डायग्राम से मैच करो तो नीचे तो वायर का हिस्सा है ही नहीं, इसका मतलब बीटा कितना हो जाएगा 0, लेकिन अल्फा कितना है भाई, अभी भी 90 है, तो π/2, तो b 0, मतलब देखो बीटा 0 साइन अल्फा कितना हो गया है, b = μ0 I/4πr, ये हो जाएगा बच्चों साइन 90 प्लस साइन 0, 0 हो गया 1, तो ये आ गया। ठीक है, इसका डबल नहीं हो गया ये, है ना, आधा रह गया, मतलब हाफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इसका भी ग्राफ बना के दिखाओ, एंड ऑफ लॉन्ग वायर समझ आया, मतलब इनफाइनाइट की तो कोई लिमिट नहीं होती ना, एक एंड से शुरू हुआ दूसरा इन्फिनिटी पे जा रहा है, ऐसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आर और बी के बीच में ग्राफ बनाओ, तो आप क्या कहोगे, ये लो सर, ये भी ऐसा ही बनेगा, आप, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग तो नहीं है लेकिन इतना वायर है, ठीक है, एंगल थीटा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो आउटवर्ड होगा, ठीक है, और अल्फा कितना होगा थीटा, बीटा कितना होगा बीटा 0, तो फॉर्मूले में रखो जरा, उसमें हमारे वाले में μ0 I/4πr साइन थीटा प्लस साइन 0, फॉर्मूला याद कर लो बच्चों साथ साथ, μ0 I/4πr साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। और अगर इधर इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे, तो क्या आया था अभी, μ0 I/4πr, ठीक है, सेमी, मतलब इनफाइनाइट वायर के एक एंड पे अगर हम हो तो, ठीक है। लेकिन अगर ये थीटा एंगल बना रहा हो तो ये आ रहा है। अब एक बढ़िया क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे, अब एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बच्चों, इस पॉइंट पे ना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करो, ठीक है। और हिंट है कि इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, मतलब बोर्ड पे सारी फील्डिंग हो रखी है इस क्वेश्चन की, ट्राई किया होगा आपने। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ना सुपर पोजिशन के क्वेश्चन माने जाते हैं। देखो, इसके दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका है कि जैसे आपने जो इंटीग्रेशन कर रहे थे, आप याद है वो जो फाइल लिया था आपने पूरे वायर में, अभी पिछला जस्ट एक ही डेरिवेशन कराया ना मैंने, ये फॉर्मूले वाला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे आया था, b = μ0 I/4r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आया था cos फाई, है ना, d फाई, और अल्फा से बीटा लिया था आपने, ठीक है। ये था ना स्टेप, आप देख सकते हो पीछे वीडियो में जाके। तो आपने एलिमेंट ले रखा है ऐसे एंगल फाई पे, और यहाँ dl लेंथ है ये, तो इसमें एंगल देखो, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ होगा, नीचे तो वायर ही नहीं, यहाँ तो टूटा हुआ है। तो यहाँ से फाई कितना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाई कितना होगा थीटा, और उससे इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा फाई, π/2, ठीक है। तो थीटा से π/2, ठीक है, थीटा से π/2 cos फाई d फाई, समझ में आई बात। तो ऐसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब इसका दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका बताता हूं। देखो बच्चों, समझते हैं बात को, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा साफ करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा है ये कि ऐसा एक डायग्राम दे रखा है, ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस r, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। एक गलत अप्रोच भी हो सकता है कि ये डिस्टेंस है r, इसको पता कर लेते हैं बच्चे, इधर लिख लेते हैं कि r sec थीटा है,
और डिस्टेंस, जबकि गलत है। वो जो डिस्टेंस थी सीधी थी और एलिमेंट बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस थी आर, तो वो तो कर मत देना अगर किसी ने करा है तो। अब दूसरा तरीका देखो, आप ऐसे सोचो बच्चों, आपने भी पढ़ा कि अगर एक वायर ऐसे रखा हो, ठीक है, उसमें करंट ऐसे, एंगल थीटा, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो आर डिस्टेंस पे, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा, ठीक है, होगा नहीं होगा? इसके बाद ये पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अब ये लॉन्ग वायर है, कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन, इसको मैं A1 B2, अभी देखो जरा, 4 पाई आर, ये होगा लॉन्ग वायर। एक बात सोचो आप, इस डायग्राम में क्या चीज़ नहीं है? इतना हिस्सा नहीं है, ये पूरा, अगर ये इतना हिस्सा जोड़ दिया जाए यहाँ पे तो ये डायग्राम बनेगा नहीं। और कितना हिस्सा है? ये वाली लेंथ है ना? तो इसका मतलब इस पूरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड में से अगर इतना घटा दिया जाए, इतना घटा दिया जाए, इस पूरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड में से इतना घटा दिया जाए, तो भाई आंसर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल यही काम करना है। अगर इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड घटा दो और वो आंसर होगा। इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन। याद करो, हमने इलेक्ट्रोसाइट्स के बहुत सारे क्वेश्चन में किया है कि एक स्फीयर था, उसमें से कुछ पार्ट कट कर रखा था, है ना, रिंग में से कुछ तोड़ रखा था, तो वो यही है। मतलब हमने पढ़ा था सिमेट्री की प्रॉब्लम हो तो जो चीज़ हटा रखी हो उसको जोड़ देते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये है B1। इसको थोड़ा बड़ा, ये वाला B1 है, इसको B2 बोल देता हूँ मैं, और माइनस म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये आंसर है। और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया बच्चों? इस तरीके से। अब देखो, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब हमारे पास देखो, सीधी सी बात है, अभी पहले हमारा ये फॉर्मूला है, पहले इस पे प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों बहुत क्वेश्चन होते हैं इन टॉपिक पे ना। तो जैसे ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, क्या आंसर है? बार बार इसको याद कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। याद कर लिया? उम्मीद कर रहा हूं मैं आपने याद कर लिया होगा। देखो, जैसे क्वेश्चन यहां आया, जैसे क्वेश्चन है बच्चों, ये एक ट्रायंगल है, करंट आई आई, ठीक है, इसके सेंटर पे, ये ट्रायंगुलर कॉइल हुई है ना, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है, और हर एक साइड की लेंथ है a, मतलब ये पूरी लेंथ बच्चों a है, ठीक है, ऐसे तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ आया? O पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखो, सबसे पहले क्या काम करो, ये वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, चेक कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इनवर्ड, तो नेट ऐड होगा और आएगा, जीरो नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रोसाइट्स में 3 चार्ज रखे होते थे कॉर्नर पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था ना, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे होगा कुछ। तो ये ऐसे हमने मान लिया कि भाई इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब तुम देखो, ये 60 है, ठीक है, ये 30, अगर मैं यहाँ लाइन खींच दूँ 90, तो ये 60 हो गया ना बच्चों, और इधर भी 60 हो गया। तो देखना, इस सेगमेंट को अलग से निकाल लो, ये कुछ ऐसे नहीं हुआ 60-60, जैसे ये अल्फा बीटा 60-60 और ये करंट ऐसे, तो इनवर्ड हुआ ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इन तीनों वायर का जोड़ दो, ठीक है, ये सब का ऐड होगा, तो ये B नोट 3B नोट, ठीक है, और ये डिस्टेंस है D, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी कर देते हैं, उसको डिस्टेंस को पता कर लेंगे अभी, और साइन 60, ठीक है बच्चों। और डी कितना होगा, डिस्टेंस पता करते हैं सेंटर से। देखो, ये डिस्टेंस a/2 है, क्योंकि साइड हमने ये बोली थी, ये डिस्टेंस d है, तो tan 30
1030 इक्वल टू d बाय a बाई 2। तो d इक्वल टू a बाई 2 1030, ठीक है, ऐसे लिखा। तो 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई 4 पाई d की जगह a बाई 2 1030 2 साइन 60, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों? बस ये सॉल्व करो जो भी गुणा भाग करके आ रहा है। तो इस तरीके से तीनों का ऐड कर दिया। अब सेम क्वेश्चन क्या करेगा, स्क्वायर में पूछेगा, रेक्टेंगल बनाएगा, पेंटागन, हेक्सागन, बहुत सारे, ठीक है। अब देखो, जैसे कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये स्क्वायर का कर लेते हैं, ठीक। ये स्क्वायर ए, ये साइड ए है सारी, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट हो, और आपको पता है कि यार ये स्क्वायर है ना, तो ये डिस्टेंस, ये एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना होगा, पाई बाय 4, ये पाई बाय 4, और करंट आई है, ठीक है, करंट दे रखा होगा। तो एक सेगमेंट का जोड़ो, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा सबकी वजह से, ठीक है। एक सेगमेंट का पता करो और जोड़ दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों 4, वही 4 है ना ये, तो ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा तो सोचो, ये मिड पे होता है ना, ये a बाई 2 होगी नहीं डिस्टेंस, ये 4 पाई a बाई 2 इंटू साइन पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4, ठीक है, दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 पर जाएगा, 8 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a 2 साइन 45 2 बाय रूट 2 16 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों? अब देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं रेक्टेंगल का भी। आज सारे स्ट्रेट वायर के क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं बच्चों। जैसे ये लेंथ L है, ये ब्रेथ भी है, ठीक है। तो ठीक, ये L बाई 2, ये B बाई 2, ऐसे। और सोचो ये अगर एंगल θ1 है तो ये भी θ1 होगा, और ऐसे इधर देखो ये एंगल θ2 है तो ये भी θ2, और ये बिल्कुल θ1, ये θ1, और इधर θ2, ये θ2। मतलब ये दो अपनी एक सिमेट्री लिए हुए हैं, ये वाले, और इनकी अपनी एक सिमेट्री है। ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें। तो देखो सबका मैग्नेटिक फील्ड है तो समझ लो इनवर्ड है, ठीक है, सबका इनवर्ड है। तो यानी कि इसका पता करो, इसका 2 टाइम्स एक का पता कर लो, इसका पता करके 2 टाइम्स कर दो और जोड़ दो। तो देखो b इक्वल टू 2 है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस कितनी है इस वायर से, b बाई 2, और साइन 2 साइन θ1। मैं देखो साइन θ1 प्लस साइन θ1, तो 2 साइन θ1 प्लस 2 टाइम्स, अब इस वायर का डबल होगा ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों यहाँ से, L बाई 2 ना, तो L बाई 2 इंटू 2 साइन θ2, ठीक है बच्चों। भाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन θ2 प्लस साइन θ2, 2 साइन θ2 रख दिया यहाँ। अब एक बात समझो, साइन थीटा की वैल्यू रखनी, बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे तुम। तो ऐसे सोचो, ये L बाई 2, ठीक है, और ये b बाई 2 कितना है, इतना, तो ये कितना होगा, b स्क्वायर बाई 4 बाय L स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो साइन θ2 यहाँ से आ जाएगा, उसमें रखोगे आप b बाई 2 अपॉन परपेंडिकुलर b स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ऐसी साइन θ1 कितना आएगा यहाँ से देखो, ये L बाई 2 b बाई 2, तो सेम आएगा ना, हाइप जितनी ये लेंथ है उतनी ये होगी। तो यहाँ से आएगा L बाई 2
अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, समझ में आया बच्चों? देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करें। अब एक क्वेश्चन आ गया पॉलीगन के लिए, है ना, पॉलीगन ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एल साइड एन साइड्स रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। देखो पॉलीगन का मतलब तो बहुत सारी साइड होंगी बच्चों उसमें, है ना। ऐसे कितनी बनाए, तो जैसे ये सेंटर है इसका, ठीक है, और हमने माना कि ये ऐसे मान लो, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, साइड है ए, ठीक है। तो मुझे बताओ एक साइड कितना एंगल बनाती है पॉलीगन में, पहले ये बताओ। एक साइड अपने सेंटर पे, ये सेंटर है पॉलीगन का, करंट जा रहा है हर वायर में एक ही करंट है, तो सोचो कितना एंगल बनाती है, 2π/4 बनाती है, नहीं सॉरी 2π/n। सोचो n साइड्स हैं तो भाई 360/n हो जाता है एक साइड का एंगल, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ एक लाइन बनाऊँ, ये कितना एंगल हुआ, π/n, और ये कितना हुआ बच्चों, बोलो, π/n हुआ ना। ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस r मान लेते हैं, ठीक है। एक सेगमेंट का कैलकुलेट करके अगर मैं n मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। तो देखो b इक्वल टू μ0I/4πr sin π/n प्लस sin π/n, चलो बाद में 2 कर देंगे, और इंटू n टाइम्स, क्यों, क्योंकि n साइड है। तो देखो μ0 ni/4π r की जगह 10 π/n इक्वल टू a/2/r, r इक्वल टू a/2 cot π/n, ठीक है, a/2 cot π/n, ठीक है, 2 sin π/n, ठीक है, 2 sin π/n। तो ये वैल्यू लिख ली हमने, बताओ ये आंसर आया बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे, हम जो मैग्नेटिक चल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, अगर मैं n की लिमिट इन्फिनिटी रख दूँ ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब अभी मैंने पढ़ाया नहीं सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड। सोचो एक सर्कल को, एक बच्चा कहता है सर एक सर्कल ना पॉलीगन होता है इनफाइनाइट साइड्स का, तो होती है बात, छोटे छोटे देखो सारे ये छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो गए इसमें, ये इनफाइनाइट साइड्स का पॉलीगन होता है एक सर्कल, है ना। तो जो आंसर आएगा वो मैच कर जाएगा किससे, सर्कल के जो सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से। तो अभी मैंने सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ाया, सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 2 वायर रखे हैं बच्चों, ठीक है, लॉन्ग वायर, ये थोड़े से अलग से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सेपरेशन डीप है, ठीक है। 2 लॉन्ग वायर रखे हुए हैं, इन वायर के किस पॉइंट पे, इनके बीच में कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ठीक है, ये बताना है। पहले चेक करना होगा भी या नहीं होगा। देखो बच्चों एक बात सोचो, इस वायर की वजह से यहाँ पॉइंट है, इनवर्ड होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल से, ऐसे सोचो, ठीक है, और इसकी वजह से आउटवर्ड। तो मान लो ये 1 वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और दूसरे वाले का आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों, B1 माइनस B2, है ना। और हम उससे कह रहे हैं कि 0 होना चाहिए, तो B1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B2। तो μ0I इस लॉन्ग वायर की वजह से कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों लॉन्ग वायर की वजह से, 2I/4π। अच्छा इसमें हो सकता है किसी क्वेश्चन में मैं ध्यान ना दूँ, ये लॉन्ग वायर में यहाँ 2 रहता है ऊपर, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और μ0I 2 टाइम्स ऑफ, और ये करंट कितना 2I, इसको यहाँ लिख देते हैं, जगह कम है, 4π। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, d माइनस एक्स। हाँ भाई 0 तो हो सकता है ना कि इसका इनवर्ड इसका आउटवर्ड, तो d माइनस एक्स,
ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, म्यू नॉट 2 से 2 है ना, आई से आई, एक 2 जिंदा रहेगा यहाँ। तो 1/x इक्वल टू 2 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए थे ना क्वेश्चन बहुत सारे। तो d माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू d/3। तो इस वायर से d/3 डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्लियर है बच्चों? देखो नोट करो। अब इसी क्वेश्चन को देखो कैसे दिखाया जा सकता है डायग्राम में, नोट कर लो आप इसको। जैसे ये वायर है, ठीक है, ऐसे, ये I ये 2I, ये सेपरेशन D, ठीक है। मतलब 2 वायर है। अब मैं तुम्हें ये 2 वायर ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिख रहे हैं लंबे, मतलब लंबा है तो छोटे ही है लेकिन ऐसे दिख रहे हैं ना पैरेलल। लेकिन अगर मैंने ऐसे दिखाऊं तो ये तुम्हें सर्कल दिख रहे होंगे यहाँ पे डॉट। अब कैमरे में कैसे दिख रहे हैं मुझे नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ये 2 वायर रखे हैं कॉपी पे, ऐसे ये वायर हैं बच्चों, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट पे x डिस्टेंस है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, या वो पॉइंट बताओ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या सेम क्वेश्चन नहीं है ये? इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डाउनवर्ड, है ना, और उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अपवर्ड। तो B2 B1 से कैंसिल हो जाएगा नहीं? सोचो, 0 आएगा ना आंसर। तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा किसी पॉइंट पे पूछ ले, तो जैसे मिड पॉइंट पे पूछ ले, जैसे मैं आपसे मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, इसकी वजह से B2, है ना। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों? B2 माइनस B1। वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में B2 कितना होगा? म्यू नॉट 2 इंटू 2I अपॉन d/4 पाई इंटू d/2 माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू d/2, ठीक है। सॉल्व कर लो बच्चों। और एक 2 यहाँ रहेगा, कहा था ना मैं, भूल जा सकते हैं हम इसको। तो 2I, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बच्चों? जैसे ये वायर है I, ठीक है, यहाँ पे पहले आसान करते हैं। ऐसे एक एंगल, मतलब ऐसे बनाया 90 डिग्री पे, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री और ये डिस्टेंस A, ये भी है, ठीक है, ये R और ये R, शायद ज़रूरत ना पड़े इस R की हमें। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, इस वायर पे, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो पहले तो इमेजिन करो इसको, ये कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन, ऐसी वायर है, ठीक है, और यहाँ पॉइंट है वर्टेक्स पे, ये 2 वायर रखे हैं ऐसे। वायर ये है बच्चों, ये लाइन है बस, समझ रहे हो, ये जो है लाइन है। मुझे लगा इसको भी वायर मान लिया, चलो मैं इसको डॉटेड लाइन बनाता हूँ, ठीक है। अरे यार ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये डॉटेड लाइन है, थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं, ठीक। अब देखो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से, देखना ऐसे नहीं होगा बच्चों। क्यों सर? देखो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ध्यान रखना भाई। हमेशा अगर मैं यहाँ सर्कल बनाऊंगा ऐसे, तो टेंजेंट के लॉन्ग जाएगा नहीं, समझ रहे हो। ध्यान रखना, बाय-सेवर्ट ने ये बताया था कि जो पॉइंट है ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसमें R और DL होते हैं, शायद मैंने डिस्कस किया भी होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो R के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो ये R है, तो ऐसे आएगा 90 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री ये लेंथ है, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से, देखो तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ऐसे आएगा, ये भी 90 पे आएगा इधर, ठीक है। मैंने पहले इजी ली थी कैलकुलेशन। अब देखो ये 45, ये भी 45, तो B का इधर कंपोनेंट B cos 45, इसका भी B cos 45, तो 2 भी हो जाएगा, और ऊपर वाले कंपोनेंट कट जाएंगे sin 45 वाले अपोजिट। समझ रहे हो बच्चों, ऐसे 2 कंपोनेंट है 45 पे, तो ऐड होगा नहीं होगा ऐसे। तो इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 2B cos 45, ठीक है, B नॉट।
और एक लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट 2I 4 π A ठीक है। ये समझ में आया बात, समझ में आया? तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया, बोलो समझ में आई इतनी बात नहीं? अब इसी को और किसी एंगल पे रख लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कर लेते हैं। चलो इस बार ये करंट आई, इस बार एक इन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है भाई, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ये दो वायर ऐसे हैं भाई, ठीक है, ये लाइन है बस, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हमने। अरे कैसा ट्रायंगल है यार ये, ठीक है ऐसे ये ए, ये इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना है बच्चों। तो देखो तुम्हें पता है कि यार ये अगर ये इक्विलेटरल है तो ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, हाँ 30, ठीक है होगा। देखो बच्चों, अगर ये वायर मैं कह रहा हूँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और इसमें अंदर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जाएगा ना, क्या बताया था, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो ऐसे, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसके एंगल देखूँ, डायरेक्शन देखूँ, तो ये 30 है तो ये 60, तो ये कितना हुआ 30, ठीक है। अब देखो फिर इसकी वजह से, एक मिनट, हाँ बाहर, इसकी वजह से परपेंडिकुलर ऐसे, इससे 90, ठीक है। तो ये 60 और ये कितना हो जाएगा 30। तो देखो बी नोट का जो कंपोनेंट है, बी नोट कॉस 30, वो इस बी नोट कॉस 30 से कट जाएगा, कटेगा नहीं, कितना होगा ऊपर की तरफ, बोलो 2b नॉट कॉस 30, सॉरी साइन 30, आएगा नहीं आएगा? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ 2b नॉट साइन 30 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 2b नॉट कितना हो गया बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट 2I अपॉन 4 π A साइन 30, साइन 30 कितना होता है बच्चों 1/2, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया और अपवर्ड आएगा, ठीक है, ये इधर उधर। अगर ये दोनों आउटवर्ड हो जाए फिर ये इधर हो जाता, फिर इधर आता रिजल्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हमें कहा गया कि एक वायर है जो ऐसे पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई में जा रहा है, ठीक है, करंट जिसमें ऐसे इधर से आया और ऐसे मुड़ गया, हाँ बेंट हो गया, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट पे 45 डिग्री है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है। देखो बच्चों ये 45, ये 90, ये 45 और दूसरा एंगल 90 होगा। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो इसकी वजह से भी इनवर्ड, तो B1 B नोट प्लस B नोट सेम है, देख लो ये भी 45, दूसरा 90 है, इनफाइनाइट है ना, लॉन्ग इधर से नेगेटिव एक्स से आ रहा है इन्फिनिटी से, तो इसके ऐसे बाइसेक्टर पे पॉइंट ले रखा है डिस्टेंस पे। तो पहले तो ये देख लो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r cos 45 होगी नहीं बेस कलम, ये भी r cos 45, तो डिस्टेंस पता लग गई। तो 2b नॉट, 2b नॉट की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई है ना अपॉन 4 π, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, सॉरी हाँ म्यू नॉट आई। आज ना लॉन्ग वायर का एक एंड है यहाँ, इनफाइनाइट नहीं है, तो आई लिखेंगे 4 π r cos 45, ठीक है। और इतना ठीक नहीं, एंड नहीं है, मतलब इधर एंड है और इधर ये एंगल है। तो पहले तो डिस्टेंस लिखी, अब साइन π/4 प्लस साइन 90, समझ रहे बच्चों, एक तरफ तो 45 और एक तरफ 90 नहीं है,
ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्लियर है? मतलब ऐसे वायर आया, फिर ऐसे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया हमने। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जैसे अगर यही वायर ऐसे आ जाए तो ये पॉइंट है पी आर डिस्टेंस पे, ये एंगल है अल्फा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आप बताओगे कितना होगा। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, इसमें एक वायर बनाओगे आप ऐसे, एक वायर का ये एंगल तो हो जाएगा, ये अल्फा बाई 2 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, और इधर वाला 90 होगा क्योंकि ये लॉन्ग वायर आ रहा है ना इधर से, और इसका डबल कर दो, ये भी इनवर्ड ये भी इनवर्ड। ठीक है, आर डिस्टेंस ये आर है तो इसको डी मान लो, चलो डी कैलकुलेट कर लेना, इन दोनों के ऐड करते हैं ना बच्चों, कर सकते हो ना क्वेश्चन। अब देखो कर देता हूँ, तुम्हें ऐसा हो सकता है तुम्हें ना हो। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए, देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें डराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिजाइन बदल बदल के। क्या करो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, जितने भी ऐसे पहले भी करा रहा हूँ मैं ये, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक वायर बना लो, बाकी सबको उड़ा दो। भैया देख लिया कि इसकी वजह से और इसकी वजह से इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, डबल होगा, सिमेट्रिकल है। अब इसको हटा लो। ठीक है, अब देखो ये एंगल कितना होगा, अल्फा बाई 2। मुझे बताओ ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो याद करो हम ऐसे ऐसे बना रहे थे ना, ये एंगल अल्फा ये बीटा, तो अल्फा तो हो गया 90 माइनस अल्फा बाई 2 और बीटा कितना हो गया उधर इन्फिनिटी तक है वायर, तो 90 हो गया ना इधर वाला एंगल। और डिस्टेंस ये कितनी होगी, आर कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2। कौन सी डिस्टेंस, ये वाली। बस डबल कर दो मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस कितनी है आर कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, इंटू साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। ठीक है, समझ में आई बात। देखो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये एक वायर है ऐसे, ठीक है, स्ट्रिप की फॉर्म में। ठीक है, अब तक क्या था क्वेश्चन, सर्कुलर वायर होते थे ऐसी शेप के, आज ये मेटल की स्ट्रिप है ऐसे। ठीक है, ऐसा वायर है बच्चों। ठीक है, और इसमें ना करंट यहां से दिख रहा है, ये वीडियो में यहां से चला है, मतलब इधर इन्फिनिटी से आ रहा है, इधर करंट ऐसे आ रहा है बच्चों पूरे वायर से, ये विड्थ है इसकी ए और ऐसे जा रहा है। ठीक है, करंट इन्फिनिटी की तरफ, वायर ऐसा है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी डिस्टेंस पे। ठीक है, टोटल करंट आई है, इस पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। समझ रहे हो, इसी के प्लेन में पॉइंट है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आ जाए, थोड़े और क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, फिलहाल ये इसके प्लेन में है पॉइंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है। देखो बच्चों मेडिकल के स्टूडेंट इसको स्किप कर सकते हैं बच्चों, आप हटा सकते हो इस क्वेश्चन को, इंजीनियरिंग वालों को देखना है। देखो जैसे हम देखा यार, हमने तो थिन वायर का पढ़ा है अभी, लॉन्ग वायर का है ना, तो एक वायर भी तो थिन थिन वायर से बना होगा ना, जैसे इसमें ऐसे बहुत सारी लाइन खींच लें ऐसे ऐसे ऐसे, तो इतना तो हमें आ ही गया, अब इतने दिन से पढ़ रहे हैं हम। यहाँ एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे या एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स थिकनेस ली। ठीक है, और एक बहुत पतला सा वायर लिया डी एक्स थिकनेस का, तो उसमें करंट भी बहुत कम होगा ना, क्योंकि पूरा वायर करंट जो है ना ऐसे क्रॉस सेक्शन से जा रहा है, तो इस थिकनेस से तो बहुत कम करंट होगा, पता कर लेते हैं उसको भी। और ये एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, सबकी वजह से जोड़ देना। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। तो देखो तो बस एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग वायर का 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, सॉरी डी आई है ना, बस, और इसको जोड़ दो। ठीक है, अब क्वेश्चन है डी आई कितना होगा, तो डी आई के लिए हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे इस थिकनेस के लिए। ए थिकनेस से करंट कितना जा रहा है, आई, 1 मीटर से कितना जाएगा, आई बाई ए, डी एक्स से कितना जाएगा, आई बाई ए इंटू डी एक्स।
ठीक है। तो देखो म्यू नॉट 2 I बाई ए डी एक्स अपॉन 4 पाई एक्स, तो म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। x की वैल्यू, ठीक है, b से a प्लस बी होगी, ठीक है। x की वैल्यू यहां से b से a प्लस बी होगी, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो कर देते हैं इसको सॉल्व, है ना, बैठ के सर आप तो सॉल्व ही कर रहे हो आगे इसको। तो म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई ए और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल, बच्चों समझ रहे हो ना, एलिमेंट भाई यहाँ से शुरू होंगे, एलिमेंट वहाँ तक जाएंगे, तो पहले एक्स यहाँ बी है और यहाँ तक ए प्लस बी हो जाएगा, तो लॉग एक्स हो जाएगा और लिमिट होगी ए से ए प्लस बी, तो पहले एक्स की जगह ए प्लस बी रखो, ठीक है। तो म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई ए लॉग ऑफ ए प्लस बी बाय ए, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन करके लिमिट लेके ही आएगा, तो ये आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कहूँ, ठीक है, देखो क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार यही क्वेश्चन ऐसे है, मतलब ये कैसे हुआ सर, ये वायर है ना, मतलब ऐसे ऐसे बना दिया, मतलब पाइप जैसे पूरा होता तो पाइप होता उसका आधा, तो सामने से सेमी सर्कुलर दिख रहा है ना ये, मतलब ये ऐसे, तो करंट ऐसे जा रहा है इसके किनारों से ऐसे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, कितना, वही I। देखो आज मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूँगा, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन में मैंने सोचा है कि मैं चैप्टर के एंड में, जैसे मैं अभी क्वेश्चन दे दिया करूँगा और चैप्टर के एंड में एक वीडियो में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पहला स्टेप होता है बच्चों कंसेप्ट सीखना। तो अगर आपको कंसेप्ट सीख भी गए ना, एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा और आप तुक्के से हो जाते हैं सोल्व, तो बहुत बड़ी बात है, गलती है वो। तो इसलिए ऐसे जो टॉर्चर वाले क्वेश्चन होते हैं इनको बाद में एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये करंट आई और ये पॉइंट O है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखो ये होमवर्क आपका है, मतलब इसको मान लो कि इधर से वायर शुरू हो रहा है और मतलब ऐसी एक एंड पे ही पता करना है, चलो तो इसमें फिर एक एंड का वायर हो जाएगा ना, एलिमेंट हिंट दे देता हूँ, एलिमेंट इसमें ऐसे लेना, किताबों से तो ढूंढ लोगे तुम ये क्वेश्चन, खैर लेकिन मैं भी कराऊंगा बाद में, और ऐसे एक एलिमेंट ले लो, सॉल्व करो, O पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको लॉन्ग वायर के मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए, लेकिन ये क्वेश्चन तब बढ़िया बनते हैं स्ट्रेट वायर के जब इनके साथ आर्क आ जाए, सर्कल आ जाए। तो अगली वीडियो में हम सर्कुलर आर्क, रिंग, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और डिफरेंट शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।